तो अब इसके नेक्स्ट यूनिट का जो टॉपिक है वो है पार्लियामेंट एंड द एम्पायर। हिंदी में बात करें तो संसद और साम्राज्य। देखो क्या हो रहा था कि जितना भी देखो कम्युनिकेशन के तो उस टाइम पर रिसोर्सेज थे नहीं कि आप एक कॉल लगाएंगे और है ना सारा कम्युनिकेट हो जाएगा और जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि कम्युनिकेशन की कोई फैसिलिटी नहीं थी। और यहाँ पर कोई मतलब इंडिया में कोई घटना हो रही है, कोई इंसिडेंट हो रहा है तो वहाँ पर उसके 2-2 साल बाद खबर मिल रही है। तो इस वजह से, और क्योंकि कंपनी को बहुत ज़्यादा मतलब कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था इंडिया में क्या मामले चल रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से कंपनी को उन्होंने खुली छूट दी हुई थी। इसी के कारण जो है पीजी मार्शल जो है वो कहते हैं कि 1784 से पहले तो शायद ही कोई ऐसी पॉलिसी बनी हो कि जहाँ पर डायरेक्ट इंटरफेयर दिखा हो कंपनी का कंपनी पर ब्रिटिश एम्पायर का, ठीक है। तो और क्योंकि ये इस वजह से भी था क्योंकि कंपनी को भी जो है गवर्नमेंट की ज़रूरत थी और गवर्नमेंट को भी कंपनी की ज़रूरत थी। जाहिर सी बात है अगर आपको अपना चार्टर रिन्यू कराना है तो वो तो गवर्नमेंट ही करेगी। और दूसरी बात ये है कि इतनी बड़ी मात्रा में कंपनी उन्हें पैसा भेज रही है, ठीक है, इतनी ज़्यादा उन्हें मतलब कि रिसोर्सेज यहाँ से मिल रहे हैं, तो गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती नहीं थी कंपनी के मामले में, ठीक है। 1766 में क्या हुआ कि सरकार ने इंटरफेयर करा। जब सरकार ने इंटरफेयर करा और उनसे बोला कि आप 4 लाख पॉइंट देंगे हमें हर साल, तो कंपनी बहुत ईजिली मान गई। इससे जो गवर्नमेंट है उससे उसे ये तो अंदाज़ा हो गया था कि हाँ भाई कंपनी बहुत ज़्यादा कमा रही है। 1766 टाइम पीरियड देखिए, मतलब कि बैटल ऑफ प्लासी भी हो चुका है, बैटल ऑफ बक्सर भी हो चुका है, दीवानी भी उनके हाथ में आ चुकी है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को भी अंदाज़ा हो चुका था कि भाई अब कंपनी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में पैसा कमा रही है। इसी वजह से वो मतलब कि पर ईयर 4 लाख पॉइंट देने के लिए तैयार हो गई है। और यहाँ पर फिर लेकिन कुछ टाइम बाद ही इतना ज़्यादा करप्शन कंपनी में हो रहा था, या फिर जो उसके लोग थे कंपनी के जो लोग थे वो इतना ज़्यादा करप्शन कर रहे थे कि कंपनी को उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा था। मतलब कि कंपनी में काम करने वाले लोग तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे थे, जो उन्हें राइट्स मिले हुए थे, जो उन्हें पैसा मिल रहा था, लेकिन कंपनी इससे घाटे में जा रही थी। इसी वजह से 1771 से 1772 में क्या हुआ कि कंपनी ने कि 1771 से 1772 में कंपनी ने एप्लीकेशन लिखी कि हमें लोन चाहिए। जब ये एप्लीकेशन पार्लियामेंट में पहुंची, ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहुंची, तो सबकी आंखें खुलकर रह गई। वो इतने ज़्यादा शॉक्ड हो गई एक एप्लीकेशन देखकर कि भाई इतना बड़ी मात्रा में तो कमा रहे हो, इतना बड़े एरिया के तुम्हारे पास लैंड है, इतने ज़्यादा तुम्हारे पास रिसोर्सेज आ रहे हैं, उसके बावजूद तुम्हें लोन की ज़रूरत पड़ गई। तो वो ये बात समझ गए कि भाई बहुत ही ज़्यादा करप्शन हो रहा है, इसी वजह से ये चीज़ हुई। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बोला कि हाँ ठीक है हम लोन देंगे, क्योंकि लोन तो उन्हें देना ही था। पैसा तो कंपनी के जो मिनिस्टर्स हैं, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर्स हैं, जो बैठे हुए हैं बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनका भी कंपनी पर लगा हुआ, तो कंपनी को डूबने तो वो ऑब्वियसली नहीं देंगे। तो उन्होंने बोला, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बोला ठीक है हम आपको लोन देंगे, लेकिन पहले हमें जांच पड़ताल करनी होगी कि आप ऐसा कर क्या रहे हो भारत में कि आपकी कंडीशन इस बात पर आ गई है। तो उन्होंने 2 कमिटीज़ बनाई, एक तो उन्होंने गुप्त समिति बनाई और एक बनाई उन्होंने प्रवर समिति, ठीक है। जिसमें कि जो प्रवर समिति थी उसने अपनी रिपोर्ट पेश करी 18 मई को, वो बना, ठीक है, लॉर्ड नॉर्थ ने के अंडर में, और इसने अपनी जो रिपोर्ट है वो पेश करी 18 मई को। और यहाँ पर 18 मई के बाद इसी के बिहार पर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बना। और जब ये रिपोर्ट सामने आई तो सामने आने के बाद जितने भी अधिकारी थे वो इतने ज़्यादा उन्हें हैरानी हुई, क्योंकि करप्शन तो बहुत ज़्यादा चल रहा था। एक कहा जाता है कि इन्होंने करीबन 18 रिपोर्ट्स लेकर आए थे। वो 18 रिपोर्ट्स में उन्होंने चीज़ें बताई थी कि किस तरीके से कंपनी करप्शन कर रही है, किस तरीके से भारतीयों को उन्होंने खून चूसा हुआ है और किस वजह से वो इस कंडीशन में पहुंची है। तो उन्होंने बोला ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि अब तुम इस लायक नहीं हो कि भाई हम प्रशासन तुम्हारे हाथ में दे दे, अब एडमिनिस्ट्रेशन हम तुम्हारे हाथ में दे दे, अब हम इंटरफेयर करना शुरू करेंगे। और उसी इंटरफेयर का फर्स्ट जो पहला जो मतलब कि रूप था वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट।
इसी वजह से, और इससे आने से पहले 1772 में एडमंड बर्क ने बोला था कि कंपनी पर निगरानी रखना संसद का अधिकार भी है और कर्तव्य भी। ठीक है, तो अब रेगुलेटिंग एक्ट चल फर्स्ट आएगा रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग का मतलब क्या होता है? रेगुलेट करना, मतलब कि किस तरीके से कंपनी काम करेगी, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, उस पर ध्यान देना। तो 1773 में, 1772 में कमिटीज़ बनी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स दी, रिपोर्ट्स के बिहाफ पर रेगुलेटिंग एक्ट आया। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या हुआ, वहाँ पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, उन पर कंट्रोल लेकर आया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते थे? देखिए, कंपनी का जो प्रारूप था वो दो तरीके से था। एक तो था कि भाई, एक होते थे कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स और एक होते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स वो होते थे जिनकी सभी की हिस्सेदारी कंपनी में लगी हुई होती थी, मतलब कि वो सभी कंपनी से जुड़े हुए होते थे, वो सभी मेंबर्स इस कमेटी में होते थे। दूसरा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में कौन होते थे? 24 मेंबर्स होते थे जो कि कोर्ट ऑफ प्रोप्राइट से चुने जाते थे। ठीक है, तो ये 24 मेंबर्स का होता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये कंट्रोल करती थी, यही कंपनी के लिए पॉलिसीज बनाती थी और किस तरीके से कंपनी को काम करना है, उन पॉलिसीज को लागू करना है, ये सभी इसी के अंडर में होता था। तो अब 1773 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को जो है उसमें चेंजेस लाने की बात कही गई, जिसमें कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहा गया, इलेक्शन जो है जो हर एक साल में होते थे अब वो 4 साल में हुआ करेंगे। पहला चेंज ये क्या गया कि हर 4 साल के बाद इलेक्शन होंगे। फिर दूसरा चेंज, 1/4 जो आपके मेंबर्स हैं उनके हर 1/4 जो मेंबर हैं उनके हर साल इलेक्शन होंगे। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो रिपोर्ट्स, सीधी रिपोर्ट्स किसको देंगे? ब्रिटिश गवर्नमेंट को देंगे कि क्या क्या काम हो रहा है, किस किस तरीके से सारी चीज़ें चल रही हैं, किस तरीके से वर्क हो रहा है। इस सब चीज़ों की जो बात है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को पेश करेगा। ठीक है, इस फर्स्ट जो इंटरफेयर है वो इस तरीके से हुआ। दूसरा, उन्होंने क्या करा, उन्होंने सेंट्रलाइज करने की जो तरीका है वो शुरू करा। किस तरीके से शुरू करा कि 3 प्रोविंसेस थी, ठीक है, मद्रास, बॉम्बई और कलकत्ता। अब बॉम्बई में जो गवर्नर था, बंगाल का जो गवर्नर था, उन्हें गवर्नर जनरल बना दिया गया और उसकी 4 काउंसिल्स रखी गई, 4 काउंसिल मेंबर्स जो हैं वो रखे गए। ठीक है, यानी कि गवर्नर जनरल है बंगाल का गवर्नर और उसके हेल्प के लिए 4 मेंबर्स हैं काउंसिल में। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान किया गया कि अब सुप्रीम कोर्ट बनाया जाएगा और उसमें एक चीफ जस्टिस होगा और 3 मेंबर्स होंगे। ठीक है, और इसमें जो चीफ जस्टिस था वो कौन था? सर एलिजा इम्पे, ये फर्स्ट चीफ जस्टिस थी। लेकिन इस रेगुलेटिंग एक्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। किस तरीके से प्रॉब्लम्स थी? फर्स्ट ऑफ ऑल ये था कि जो काउंसिल है वो काउंसिल ठीक तरीके से गवर्नर जनरल के साथ मिलकर काम नहीं कर रही थी। दूसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जितना भी, मतलब कि उसे क्या क्या काम करना है, उसके अंडर में क्या ड्यूटीज़ आती हैं, कौन कौन से जो एरियाज़ हैं उसे कवर करना है, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेलिंग्स उसे नहीं दी गई थी। मतलब कि उसका जो कार्य क्षेत्र है उसे सही तरीके से नहीं बताया गया था। तो ये प्रॉब्लम्स आई। इन्हीं प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए 1781 का जो अमेंडमेंट एक्ट आया, ठीक है, संशोधनात्मक अधिनियम आया, जिसमें कि रेगुलेटिंग एक्ट की जितनी भी कमियां थी उन्हें दूर करने की कोशिश करी गई। गवर्नर जनरल को सभी प्रेसिडेंसीज के लिए कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। क्यों? क्योंकि जब गवर्नर जनरल जो है, मतलब जो उसकी काउंसिल है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही थी और इस वजह से गवर्नर जनरल वीक होता जा रहा था और जो बाकी जो गवर्नर्स थे, बाकी प्रेसिडेंसीज के गवर्नर्स जो थे वो इससे फ़ायदा उठा रहे थे कि भाई गवर्नर जनरल तो बहुत ज़्यादा वीक है, हम अपनी मनमानी करेंगे। इसी वजह से गवर्नर जनरल की जो पोस्ट है उसे स्ट्रांग बनाया गया और अब ये बोला गया कि आप बाकी प्रेसिडेंसीज के लिए भी आप लॉ बनाएंगे, आप कानून बनाएंगे। दूसरी बात यह गई कि सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी अधिकार क्षेत्र हैं, क्या क्या उसे काम करना है, इसे अच्छी तरीके से बता दिया गया। तो ये अमेंडमेंट था। फिर उसके बाद आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें क्या करा गया कि अभी तक क्या था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे जो कि कंपनी का जो कंपनी है उसे रिप्रेजेंट कर रहे थे। लेकिन अब एक और लेकर आया गया, उसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल और इसमें 6 मेंबर्स रखे गए। ठीक है, आप देखिए कि किस तरीके से जो गवर्नमेंट है यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो कंपनी को अपने अंडर में लेकर आ रही है। पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कमज़ोर करा कि भाई आप हमें हर साल या फिर हर जो भी चेंजेस होंगे आप हमें बताएंगे उस बारे में। फिर उसके बाद क्या करा,
बोर्ड ऑफ कंट्रोल लेकर आ रही है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में जो 6 मेंबर्स होते थे वो कौन होते थे? सेक्रेटरीट ऑफ स्टेट होता था, ठीक है। फिर उसके बाद चांसलर्स ऑफ एक्सचेकर होता था। फिर 4 प्रीवी काउंसलर्स जो होते थे वो यहाँ पर काम करते हैं। और ये जो था क्या क्या काम करता था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक तो पब्लिक अफेयर्स को संभालता था और एक एडमिनिस्ट्रेशन संभालता था। लेकिन टेरिटोरियल जो कंट्रोल था, अभी भी टेरिटरी पर जो कंट्रोल था वो अभी तक टच नहीं करा गया था, यानी अभी भी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंडर में ही सारी चीज़ें थीं। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो कमज़ोर हो चुका था और उसके लिए ज़रूरी हो चुका था कि वो अपनी रिपोर्ट्स पेश करे किसके सामने? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सामने। लेकिन अभी भी इसका कॉमर्स जो मतलब कि पैसों के संसाधन हैं उस पर अभी तक कंट्रोल बना हुआ था। और जो कमज़ोर करने के लिए क्या क्या काम करा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कमज़ोर करने के लिए, कि अब जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर्स हैं और कमांडर ऑफ चीफ हैं, इनको कौन अपॉइंट करेगा? इन्हें सीधा जो है वो क्राउन ही अपॉइंट करेंगे। अब इनकी अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंडर में नहीं रहेगी। अब ये भी जो चला गया वो भी क्राउन के अंदर चला गया। अब जो 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 काउंसिल परेशान कर रही थी गवर्नर जनरल को, अब उस काउंसिल में 3 मेंबर कर दिए गए। पहले कितने मेंबर्स थे? पहले 4 मेंबर्स थे। अब 4 मेंबर्स में से एक घटाकर 3 मेंबर्स कर दिए गए और मद्रास और बॉम्बई को किसके अंडर में कर दिया गया? गवर्नर जनरल के अंडर में कर दिया गया। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम थी। इसमें क्या प्रॉब्लम थी? बेसिकली एक तो डुअल सिस्टम हो गया, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी काम कर रहे हैं और बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी काम कर रहा है। अब जो गवर्नर जनरल होता था वो ईजिली इन दोनों में फूट डालकर अपना काम करा सकता था। दूसरा काउंसिल, अब 3 मेंबर हो गए थे तो 3 मेंबर का अब गवर्नर जनरल किसी भी तरीके से ये बाउंड्रीज थी कि आपको इनका फैसला मानना ही है। अगर ये 3 मिलकर आपसे कोई बात कहते हैं या फिर डिसीजन लेकर आते हैं या फिर आपके डिसीजन पर वोटिंग होती है और ये 3 एक साथ हो जाते हैं तो आप कोई डिसीजन पास नहीं कर सकते। तो काउंसिल में गुटबंदी हो जाती थी। इसकी वजह से फिर गवर्नर जनरल काम नहीं कर पाता था और स्पेशली आर्मी के जो राइट्स थे वो भी कंट्रोल कर दिए गए थे गवर्नर जनरल के। तो ये प्रॉब्लम्स इस एक्ट में आना शुरू हुई। तो इसके लिए फिर अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1784 का, ठीक है। तो इसके लिए क्या करा गया? 1786 का अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। 1784 के एक्ट में जो प्रॉब्लम्स थी उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करी गई। फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नर जनरल के पास जो राइट्स थे उसे ये राइट मिल गया कि भाई अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसी कंडीशन या सिचुएशंस पैदा होती हैं जहां पर आपके लिए ज़रूरी है कि काउंसिल के डिसीजन जो है उसे आपको हटाना ही पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको वो राइट मिल गया। फिर दूसरा, गवर्नर जनरल और कमांडर ऑफ चीफ, गवर्नर जनरल और कमांडर ऑफ चीफ को, इन दोनों की पावर्स को कंबाइन कर दिया और वॉरेन हेस्टिंग ऐसा पहला व्यक्ति होता है जो इन दोनों जो पावर्स है उसे इंजॉय कर पाता है, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट एक्ट था। फिर उसके बाद क्या आया? 1793 का चार्टर एक्ट आया। चार्टर एक्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल 20 साल तक अभी भी जो अधिकार है क्षेत्रों पर, भारतीय क्षेत्रों पर कंपनी का बना रहेगा। ये बात पहली थी। दूसरी बात कही गई कि गवर्नर जनरल की पावर को एक्सटेंड कर दिया गया है और उसे और ज़्यादा कंट्रोल बना दिया गया, मतलब कि क्षेत्रों पर बाकी जो एरियाज़ हैं उन पर और ज़्यादा कंट्रोल करने की पावर गवर्नर जनरल को दे दी गई है। फिर कोड ऑफ रेगुलेशन आया कि जो कानून है सभी के लिए एक तरीके के होंगे। सभी के लिए एक तरीके का मतलब कि इंडियंस के लिए, ऐसा नहीं है कि जो ब्रिटिशर्स हैं और इंडियंस हैं उन सब पर एक ही कानून अप्लाई होता था, ऐसा नहीं है। इंटरनल गवर्नमेंट के लिए यानी कि मद्रास, बॉम्बई और कलकत्ता जो हैं उनके लिए कोड ऑफ रेगुलेशन लाया गया। और ये जो कोड ऑफ रेगुलेशन था यानी कि ये जो कानून बनाए गए थे वो भारतीय जनता पर लागू होते थे, उनकी सारी प्रॉपर्टी पर लागू होते थे, ठीक है। और अब ये डिसीजन मतलब कि ये जो कोड ऑफ रेगुलेशन बनाया गया था इसी के बिहाफ पर जो कोर्ट है, कोर्ट को भी डिसीजन देना पड़ेगा, ठीक है। वो अपने पास से डिसीजन नहीं दे सकती। अब जो चीज़ें हैं वो लिखने शुरू हो चुकी हैं। डिसीजन जो है, ठीक है, डिसीजन बाय रूल्स एंड डायरेक्शंस, ठीक है, कि जो भी रूल्स एंड डायरेक्शन है उसी के बिहाफ पर जो है वो डिसीजन दिया जाएगा। अब और जो जितना भी रूल्स हैं वो रूल्स लिख दिए गए और लिखने के साथ साथ उन्हें इंडियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया गया। इससे क्या फ़ायदा हुआ या फिर ये किस लिए करा गया? ताकि इंडियंस जो पीपल है, इंडिया के जो लोग हैं, उन्हें कम से कम ये तो पता हो कि हाँ उनके पास कौन कौन से अधिकार है, उनके पास कौन कौन से राइट्स हैं, वो कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, अगर उनके साथ कोई अन्याय हो रहा है तो वो कहाँ पर अपील कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें लिखना शुरू कर दी गई और ट्रांसलेशन इनकी
बाकायदा की गई ताकि लोगों को परेशानी ना हो। फिर उसके बाद कौन सा आया, फिर उसके बाद आया 20 साल के बाद 1813 का 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो फ्री ट्रेड था, यानी कि जो मोनोपोली थी कंपनी की, वो मोनोपोली यहाँ से ख़त्म होना शुरू होती है। किस तरीके से, एक तो बहुत ज़्यादा जो प्रेशर था गवर्नमेंट पर, ब्रिटिश गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बन रहा था कि आप मोनोपोली कंपनी की ख़त्म करिए और हमें भी हिस्सेदार बनाइए। दूसरा विचारधारा, क्योंकि जो शेखर बंदोपाध्याय हैं वो बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि रीजंस के पीछे कौन से थॉट्स, कौन सी विचारधारा चल रही थी, उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो जो फ्री ट्रेड को सपोर्ट कर रहे थे वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटेड हो चुके थे। उसमें कौन से थे, बेंथेमाइट रिफॉर्मिस्ट, इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से डिटेल में डिस्कशन कर चुकी हूँ, आपने वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा। और दूसरा इंजीलवादी, ठीक है। तो इनका बहुत ज़्यादा जो प्रेशर है वो गवर्नमेंट पर आ रहा था। और जब चार्ल्स ग्रांट जब बनते हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के मेंबर बनते हैं और वो खुद इंजीलवादी होते हैं, तो वो लेकर आते हैं 1813 का चार्टर एक्ट लेकर आते हैं, और उसमें जो मोनोपोली है कंपनी की वो समाप्त कर दी जाती है, ख़त्म कर दी जाती है। लेकिन चाइना के साथ जो मोनोपोली का जो ट्रेड है, चाइना ट्रेड है, जिस और उस जो चाइना के साथ ट्रेड है उस पर अभी तक मोनोपोली बनी रहती है और 20 साल तक उसे उस चीज़ के लिए इजाज़त दे दी जाती है। लेकिन 20 साल तक अभी भी टेरिटरी पर अधिकार, यानी कि क्षेत्रों पर अधिकार कंपनी को मिला रहता है। और इसके अलावा क्या काम किए जाते हैं कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज होते हैं, कि लास्ट रेगुलेटिंग एक्ट जब आता है तब भी इसके बारे में बहुत डिमांड उठती है कि क्रिश्चियन मिशनरीज जो हैं उन्हें भारत जाने की आज़ादी दी जाए, ठीक है। लेकिन इस एक्ट में 1813 के एक्ट में उसे मिल जाता है, लेकिन उन्हें लाइसेंस लेना होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, किसी से भी, उसके बाद वो इंडिया में आ सकते हैं। फिर क्या है, फिर ये बेंचमार्क था वेस्टर्नाइजेशन का, क्योंकि 1 लाख रुपए जो एजुकेशन है उसके लिए दिए गए और वेस्टर्न एजुकेशन यहाँ पर लेकर आई गई। इसके बाद कौन सा एक्ट आता है, एक्ट आता है 1833 का, ठीक है, 1833 चार्टर एक्ट। अब यहाँ पर डिमांड थी कि कंपनी की सारी जो मोनोपोली है, सारे जो कंपनी राइट्स हैं वो ख़त्म करके कंपनी किसके अंडर में, जो भारत है वो किसके अंडर में आ जाए, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में लेकर आया जाए। लेकिन के अंडर में लेकर आया जाए, तो अब यही करा गया, जो गवर्नमेंट के अंडर में लेकर आया गया और कंप्लीट मोनोपोली, चाइना के साथ भी जो मोनोपोली थी उसे समाप्त कर दिया गया। अब जो क्षेत्रीय अधिकार थे वो क्षेत्रीय अधिकार 20 साल तक नहीं दिए गए, बल्कि ये बात कही गई कि जब तक गवर्नमेंट का आप ट्रस्ट हासिल कर कर रखोगे तब तक आपको आपके जो एरिया है उस पर अधिकार मिलेगा, ठीक है। ये एक पॉइंट समझाते, कंप्लीट मोनोपोली खत्म कर दी गए। अब प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है, अब देखिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसके अंडर में है, गवर्नमेंट के अंडर में, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में। अगर बोर्ड ऑफ कंट्रोल को वो स्ट्रांग बनाती है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो है वो वीक बनाती है, तो इसका मतलब क्या है कि जो सत्ता है वो धीरे धीरे किसके अंडर में जा रही है, गवर्नमेंट के अंडर में जा रही है। तो ये पूरी तरीके से स्ट्रैटेजी थी सेंट्रलाइज करने की, ठीक है, केंद्रीकृत करने की, किसके साथ, जो असल सत्ता है ब्रिटिश एम्पायर जो है या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में लेकर आने की, कि धीरे धीरे कंपनी का जो राज है या फिर कंपनी की जो ताकत है उसे ख़त्म करके ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उसके ताकत को बढ़ाने की पूरी स्ट्रेटेजी थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से जैसे ही 1857 का विद्रोह होता है, 1857 का रिवॉल्ट होता है, कंपनी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसे फ़ौरन बहाना मिल जाता है कि अपने अंडर में सारी चीज़ें लेने का। लेकिन ये स्ट्रेटेजी पहले से चल रही होती है, आप देख रहे हो ना। 1773 में क्या किया जा रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो है कमज़ोर करा जा रहा है, उसके बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल लेकर आया जा रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोला जा रहा है कि आप अंडर में हो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के। फिर उसके बाद मोनोपोली ख़त्म करी जा रही है, फिर चाइना के साथ मोनोपोली ख़त्म करी जा रही है। तो ये पूरी तरीके से स्ट्रैटेजी है कि आप सेंट्रलाइज कर रहे हो सारी चीज़ों को, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ
कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो प्रेसिडेंट है उसे इंडियन मिनिस्टर बना दिया गया इंडियन अफेयर्स का, ठीक है, कि मंत्री बना दिया गया भारतीय मामलों का। अब एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स भी जो है वो जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा। अब गवर्नर जनरल को क्या करा गया, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। अब गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है उसे और पावर दी गई और सेंट्रलाइजेशन वाला जो पॉइंट है वो मैंने समझा दिया कि किस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंट्रलाइज कर रही थी सारी चीज़ों को। अब गवर्नर जनरल की जो पावर है उसे और ज़्यादा पावरफुल बनाया गया काउंसिल को, और उस काउंसिल में एक और मेंबर ऐड करा गया कानून बनाने के लिए, ठीक है। और ये जो कानून बनाएगा वो सबके ऊपर एप्लीकेबल होंगे, ब्रिटिशर्स के लिए भी और इंडियंस के लिए भी। जो लॉ मेंबर था वो कौन था, लॉर्ड मैकॉली, जो कि काउंसिल में एड ऑन करा गया। अब ऑल्सो लॉ कमीशन फॉर कॉडिफिकेशन। अब जो लॉ कमीशन है वो किस लिए भी बनाई गई, किस लिए बनाई गई, कोडिफिकेशन के लिए, कि सभी के लिए एक जैसा कानून आप बनाएं या फिर कानून बनाना शुरू करें जो कि अप्लाई हो, ठीक है। कंपनी सर्विस फॉर नेटिव्स। अब जो कंपनी की जो सर्विस है वो भारतीय लोगों के लिए भी खोल दी गई, लेकिन जो बड़ी बड़ी पोस्ट है उसे अभी तक नॉमिनेशन के लिए ओपन नहीं करा गया, ठीक है, अभी, क्योंकि यूपीएससी वाला जो सिविल सर्विस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अभी तक नहीं आया है। तो कंपनी की सर्विसेज तो खोल दी गई भारतीयों के लिए, लेकिन बड़ी बड़ी पोस्टिंग अभी तक उन्हें नहीं दी गई। आर्टिकल 87 भी है जिसमें कि नो डिस्क्रिमिनेशन विद इंडियंस, कि आप इंडियंस के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, और जो स्लेवरी सिस्टम है उसे अबॉलिश करने का भी कोशिश की जाएगी कंपनी की तरफ से। ये रेगुलेटिंग एक्ट में, चार्टर एक्ट में ये बात कही गई। फिर उसके बाद 20 साल के बाद आता है 1853 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या करा गया, सेपरेशन ऑफ पावर करी गई गवर्नर जनरल की काउंसिल में, एग्जीक्यूटिव पावर और जो लेजिस्लेटिव पावर्स, इन दोनों को डिवाइड कर दिया गया। किस तरीके से डिवाइड करा गया, क्योंकि जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है उसमें लेजिस्लेटिव काम के लिए एक न्यू मेंबर ऐड कर दिया गया। इस तरीके से दो पावर्स को डिवाइड कर दिया गया। फिर सिविल सर्विस फॉर अपॉइंटमेंट, कि अपॉइंटमेंट के लिए अब सिविल सर्विस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आ गया, कि अब जो एग्ज़ाम्स होंगे, एग्ज़ाम सिस्टम लेकर आया जाएगा अपॉइंटमेंट के लिए। कोई भी तरीके से नो राइट टू गवर्न फॉर नेक्स्ट। अब जिस तरीके से 20-20 साल का टाइम पीरियड दिया जा रहा था कि आपके पास 20 साल का टाइम पीरियड है कि आप क्षेत्रों पर अधिकार कर सकते हैं या फिर इस पर काम कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पावर आपके पास है, अब वो हटा दिया गया। अब वो बोल दिया गया कि अब ऐसा कुछ भी नहीं है, कंपनी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है जब चाहे आपसे ये ले सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद कोर्ट ऑफ डायरेक्ट, ये जो पॉइंट है अब ये नहीं है, मेरे ख्याल से गलत पॉइंट है यहाँ पर। 1858 का जो एक्ट था, अब क्या हुआ, 1858 का जो एक्ट था वो कंटिन्यूएशन था मोर देन चेंज। मैंने ये बात को आपको समझाया कि 1858 का इंडियन एक्ट जो आया, जो कि रिवॉल्ट के बाद आता है, 1857 का रिवॉल्ट होता है और उसके बाद एक्ट आता है, तो कंटिन्यूएशन था। क्यों कंटिन्यूएशन था, क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो शुरू से इस तरीके से काम कर रही थी कि जो भारत का जो राज है वो उसके अंडर में लेकर आया जाए, ठीक है। और 1857 का जो रिवॉल्ट है वो ये मौका दे देता है। तो इस तरीके से जो शेखर बंदोपाध्याय है वो ये बात कहते हैं 1857 का जो इंडियन एक्ट है, जो एक्ट आता है 1857 के रिवॉल्ट के बाद 1858 का, वो कंटिन्यूएशन है मोर देन चेंज। इसमें क्या होता है 1858 के एक्ट में, कि जो प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल है अब वो कौन बन जाता है, सेक्रेटरीट ऑफ स्टेट। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन दोनों को खत्म कर दिया जाता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो प्रेसिडेंट है अब वो क्या कहलाएगा, सेक्रेटरीट ऑफ स्टेट। इसके लिए 15 मेंबर की काउंसिल होगी, 7 मेंबर्स किससे होंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल से होंगे, और 8 मेंबर किसकी तरफ से चुने जाएंगे, क्राउन की तरफ से चुने जाएंगे। गवर्नर जनरल जो है अब उसका नाम क्या हो जाएगा, वाइस रॉय हो जाएगा, जो कि आंसरेबल होगा सिर्फ और सिर्फ सेक्रेटरीट ऑफ स्टेट के बारे में।
और अबॉलिश कर दिया जाता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। तो ये आपके जो हैं वो चार्टर्स और रेगुलेटिंग एक्ट होते हैं। यहाँ तक अगर किसी भी तरीके से प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी तरीके से समस्या आ रही है, कोई पॉइंट समझ में आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 2.3 जो यूनिट है एक्सट्रैक्शन लैंड रेवेन्यू, यानी कि मालगुजारी का दोहन। तो 1785 में क्या आ जाता है, उनके पास जो दीवानी राइट्स हैं वो आ जाती हैं, और दीवानी राइट्स के में कंपनी का जो नायब है दीवान मोहम्मद रज़ा खान, उसे ही अपॉइंट करा जाता है। फिर उसके बाद जो वसूली है, यानी कि जो रिवेन्यू कलेक्शन है, वो उसे किसके अंडर में रखा जाता है, अभी भी जो देसी अधिकारी हैं, ठीक है, उन्हीं के अंडर में रखा जाता है। और उनके लिए निगरानी पर, मतलब कि देसी अधिकारियों की निगरानी किसके द्वारा करी जा रही होती है, यूरोपीय अधिकारियों के द्वारा करी जा रही होती है। और यहाँ से जो है भ्रष्टाचार उत्पन्न होता है। ये बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार कर रहे होते हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं होता कि जो खेती है, जो एग्रीकल्चर है, उसमें डेवलपमेंट की ज़रूरत है, उसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, उनमें रेनोवेशन की ज़रूरत है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से इनका कोई मतलब नहीं होता। इनके लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है कि हाँ, हमें रिवेन्यू मिलता जाए, हमें पैसा मिलता चला जाए, और हमें बाकी किसी चीज़ से कोई भी मतलब नहीं है। इसी की वजह से जो खेती अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरीके से तबाह होना शुरू होती है। और यही रीज़न है कि जो उनके जो लोन है, लोन के लिए फिर वो अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। फिर 1869 से 70 के बीच में क्या पड़ता है, बहुत ज़्यादा जो है अकाल पड़ना शुरू होता है। इस अकाल के लिए वो अपनी रीजंस तो देखते नहीं कि भाई हम कोई पॉलिसी नहीं लेकर आए हैं, जो रिवेन्यू कलेक्शन है वो सारा हमारे हाथ में, पैसा जो है वो हमारे हाथ में। वो जब रीजंस ढूंढना शुरू करते हैं तो वो बली का बकरा किसे बनाते हैं, वो रज़ा खान को। वो कहते हैं कि भाई इन्होंने सही से काम नहीं करा, इनके अंडर में ही तो था, ये तो कलेक्शन कर रहे थे, और उनकी उसे जिम्मेदार ठहराकर वॉरेन हेस्टिंग जो है उन्हें जेल करवा देता है, रज़ा खान को, और यहाँ पर यूरोपीयकरण करना शुरू कर देता है, यानी कि भारतीयों को हटाकर यूरोपियंस को अपॉइंट करना बड़ी बड़ी पोस्टिंग पर, वो वॉरेन हेस्टिंग शुरू कर देता है। इसी की वजह से 1772 में एक वो सिस्टम लेकर आता है, फार्मिंग सिस्टम। लेकिन ये पूरी तरीके से जो है वो फेल्ड हो जाता है, और सुधार के बिना, किसी भी तरीके से कोई भी सुधार करे बिना, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या करा जा रहा होता, वसूली करी जा रही होती है। पहले भी मैंने बताया कि इन्हें कोई मतलब नहीं होता कि रिफॉर्म्स भी करे जाएंगे खेतों में, या फिर जो फसल है उसमें नई नई चीज़ें लेकर आई जाएंगी, सिर्फ उन्हें वसूली करने से मतलब होता है। इसी वजह से 1772 का फार्मिंग सिस्टम भी यहाँ पर आकर पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। 1784 में जो है वो कार्नावालिस को भेजा जाता है भारत में, कि ताकि वो जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसे अच्छी तरीके से कंट्रोल करे और उसमें रिफॉर्म लेकर आया जाए। तो 1784 में जब कार्नावालिस आता है और वो यहाँ की पूरी तरीके से व्यवस्था को देखता है, तो उसके लिए वो फर्स्ट ऑफ ऑल लेकर आता है परमानेंट सेटलमेंट, यानी कि स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं या फिर क्या रीजंस रहते हैं, वो उस पर डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले जो 1770 से 1770 से ही जो परमानेंट सेटलमेंट है उसकी मांग उठना शुरू हो जाती है। कौन कौन करता है, अलेक्जेंडर डो जो है, हेनरी पेटुलू जो है, फिलिप जो है, टॉमस रो जो है, ये इस जो सेटलमेंट है उसकी डिमांड करना शुरू कर देते हैं। और ये किस लिए करते हैं कि अर्थव्यवस्था में कृषि को प्रधानता दी जाए वाली जो फिलॉसफी थी वो ये फॉलो करता है, और उसी की वजह से जो है डिमांड करना शुरू करते हैं। परमानेंट सेटलमेंट से ये भी मतलब कि ये भी आशा करी गई या फिर ये भी सोचा गया कि इससे, क्योंकि जब जो सेटलमेंट है वो परमानेंट हो जाएगा, जो रिवेन्यू वो परमानेंट हो जाएगा, तो इससे भ्रष्टाचार की कमी होगी, बहुत ज़्यादा वो वसूली नहीं करेंगे, फिर उनके जो अधिकारियों पर रोक लगेगी इससे, और भूमि सुधार में पैसे का, क्योंकि जाहिर सी बात है एक जो है एरिया में परमानेंट हो गई है सारी चीज़ें, तो अब जो ज़मींदार हैं वहाँ पे पैसे लगाएंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा रेवेन्यू आएगा तो उनका ही फ़ायदा होगा। तो ये सब चीज़ें की गई, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, वो बात अलग है। लेकिन बनने से पहले, परमानेंट सेटलमेंट आने से पहले ये सारी चीज़ें कही गई। अब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे हमेशा के लिए तय की गई मालगुजारी, यानी कि एक सेटलमेंट हमेशा के लिए एक रिवेन्यू फिक्स कर दिया गया कि आपको इतना ही रिवेन्यू देना है। और क्योंकि उसे हमेशा के लिए फिक्स करा जा रहा था तो उसकी जो डिमांड थी वो बहुत हाई रखी गई। फिर ज़मींदारों को मालिक बना दिया गया, ठीक है, क्योंकि बंगाल में जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो वर्क था वो ज़मींदार थे, तो ज़मींदारों को जो है मालिक बना दिया गया।
10% जो पार्ट है वो ज़मींदारों के अंडर में रखा गया, 90% जो पार्ट है वो गवर्नमेंट के अंडर में रखा गया। फिर सूर्यास्त कानून बनाया गया। सूर्यास्त कानून का मतलब क्या है कि एक डेट फिक्स कर दी गई कि अगर इस डेट तक सूरज के डूबने तक आप किसी भी तरीके से हमारे रेवेन्यू नहीं देते हैं, ज़मींदारों को ये बोला गया, तो आपकी जो ज़मीनें हैं वो नीलाम कर दी जाएंगी। वो ये कब आया? 1794 में। फिर पट्टा व्यवस्था आई 1759 से 59 से 1885 तक कि जितने भी जो राइट्स थे, फार्मर्स के जो राइट थे, किसानों के जो राइट थे, और ये जितना भी रेवेन्यू फिक्स करा गया या फिर जो भी बाकी रूल्स एंड रेगुलेशन थे वो पट्टे पर लिखर जाएंगे। ये कहाँ पर लाया गया? इंडिया के 19% एरिया में, जो कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा, यूपी का कुछ पार्ट और मद्रास का कुछ क्षेत्र था, यहाँ पर ये जो सिस्टम है वो लेकर आया गया। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या हुई कि 1779 से 1812 तक लगान न देने की स्थिति किसी अदालत की अनुमति के बिना कि इतनी ज़्यादा जो हाई डिमांड्स थी या फिर इतनी ज़्यादा उच्च स्तर की जो है वो पैसा रखा गया या रिवेन्यू रखा गया, इसकी वजह से जो लगान ना देने वाली स्थिति पैदा हुई और किसी भी अदालत की अनुमति के बिना काश्तकारों की संपत्ति जब्त कर ली जाती थी। मतलब कि जाहिर सी बात है, किसान जो है एक तो वो पट्टा लेना पसंद नहीं करते थे, उन्हें पता ही नहीं था कि पट्टे पर क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं। ज़मींदार ना उनसे सही से साइन करवाते थे, ना ही वो जो काश्तकार थे वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते थे इन सारी चीज़ों में। और इसी वजह से उन्हें अदालत वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं पता था कि भाई किस तरीके से आपको पैसा लेना है या फिर आपकी क्या क्या राइट्स हैं। और इसी वजह से जो संपत्ति है जो किसानों की वो जब्त कर ली जाती थी। और लास्ट में इन्हीं जो ये जो आए परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी सिस्टम, तो इन्हीं की वजह से लास्ट में जो है किसान विद्रोह करना शुरू करते हैं। ठीक है, अभी हो गई परमानेंट सेटलमेंट की बात। अब करते हैं रैयतवाड़ी सेटलमेंट जो था या फिर रैयतवाड़ी जो सिस्टम था। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, जो डायरेक्ट डील करी जाती थी रैयत से। देखिए, बंगाल में जो था या फिर बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये वाला जो पार्ट था 19% वाला जो मैंने काउंट करवाया आपको पार्ट, उसमें ईजिली था ज़मींदार के साथ डील करना। लेकिन वहाँ पर ये रियलाइज़ हो गया था कि यहाँ पर इस सिस्टम में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा जो है वो ज़मींदार को हो रहा है, और उसके अलावा ये बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं इस सिस्टम के। तो अब अदर पार्ट्स में हमें दूसरा सिस्टम ही लेकर आना पड़ेगा। तो क्या लेकर आया गया? रैयतवाड़ी सिस्टम लेकर आया गया। अब इसमें क्योंकि एक बार ज़मींदार को बनाकर देख लिया गया और वहाँ पर वो फ़ायदेमंद नहीं दिखा, अब डायरेक्ट डील करी गई रैयत से, यानी कि जो किसान हैं उनसे डायरेक्ट जाकर डील करना शुरू करी गई। ये कहाँ पर कितने परसेंट पार्ट्स में लागू किया गया? 51%, यानी 55% पार्ट पर, जिसमें कि मद्रास, बॉम्बई, साउथ और साउथ वेस्टर्न जो इंडिया का पार्ट है उसमें कितने परसेंट जो टैक्स है वो फिक्स करा गया? 50% टैक्स फिक्स करा गया। इसे रिकमेंड किसने करा? इसे रिकमेंड करा रीड और मुनरो ने, और जो कि स्कॉटिश ऑफिसर थे। स्कॉटिश ऑफिसर थे। स्कॉटिश विचारधारा क्या होती है, क्या इसका थॉट प्रोसेस है, इसे थोड़ा सा मैं आगे डिटेल में डिस्कस करूँगी। अभी थोड़ी सी इसके जो फीचर्स हैं वो समझ लेते हैं। 1792 में, ठीक है, 1792 में इसे 12 माह एरिया जो है वहाँ पर रीड जो है उन्होंने जो है लागू करा, और 1820 में मद्रास में इसे मुनरो ने लागू करा। मुनरो कौन थे? गवर्नर ऑफ मद्रास थे। अब 1825 में जो बॉम्बई में इसे लागू करा गया एलिफेंटसन के द्वारा। और जो पहले था, इसमें पहले किससे कलेक्ट करना शुरू करा गया? रेवेन्यू देशमुख से। देशमुख कौन थे? देशमुख जो पावरफुल, जो वहाँ पर जो मतलब कि एक गांव है, एक गांव में जो पावरफुल लोग हैं उन्हें देशमुख कहा गया, देशमुख या पाटिल। और फिर उसके बाद 1813 से 1814 के बीच में किससे करना शुरू करा गया? पीजन से ही करना शुरू करा गया, जिस तरीके से मैंने आगे पहले बताया था। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या था, यहाँ पर ये ऑनरशिप नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो टैक्स था वो लेने की बात कही गई थी। और ये किससे इन्फ्लुएंस था? ये इन्फ्लुएंस था डेविड रिचर्ड्स की थ्योरी से।
कितने टाइम के लिए करा गया था ये टैक्स फिक्स करा गया था? 30 ईयर्स के लिए, 30 साल के लिए करा गया था। कार्नवालिस एक्सपेक्टेड हिज परमानेंट सेटलमेंट एक्सटेंडेड टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। व्हेन वेलेस्ली कम टू इंडिया ही एंड हेनरी शेयर्ड अ फेथ इन बंगाल सिस्टम। ठीक है, जो कार्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट लेकर आए थे, उन्होंने एक्सपेक्ट करा था कि वो अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया के जो बाकी पार्ट्स हैं वहाँ पर भी यही सिस्टम लेकर आएंगे। और वेलेस्ली भी जब आए थे तो वेलेस्ली और हेनरी उन दोनों ने ही बंगाल के सिस्टम को ही प्रेफर करा था। लेकिन कुछ टाइम बाद जब स्टार्ट इन मद्रास 1801 से 1807 इंट्रोड्यूस्ड इन लार्ज एरिया। ठीक है, इसमें मद्रास में 1801 से 1807 में इंट्रोड्यूस भी करा गया लोकल पॉलीगर्स। ठीक है, लोकल पॉलीगर्स जो थे रिकॉग्नाइज्ड एज अ जमींदार। जो लोकल पॉलीगर्स थे यानी कि वहाँ पे जो एक मजबूत क्लास जो थी उसे एज अ ज़मींदार मान लिया गया। बट कुछ टाइम बाद जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उन्होंने इन सिस्टम से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि बहुत सारे जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं वो यहाँ पर मतलब कि वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। फिर स्कॉटिश इनलाइटमेंट क्या है, इसके बारे में थोड़े से बात कर लेते हैं। स्कॉटिश जो विचारधारा है वो क्या है? इसमें क्या होता है, जो लैंडलॉर्ड्स हैं यानी कि ज़मींदार जो हैं या फिर भूस्वामी जो हैं, तो उन्हें हटाने की बात कही जाती है और इम्पोर्टेंस देने की बात करी जाती है। जो फार्मर्स हैं उन फार्मर्स को इम्पोर्टेंस देने जाने की बात की जाती है। अब रीजंस क्या थे इस सिस्टम को लेकर आने के? कुछ रीजंस तो मैं बता चुकी हूँ कि ज़मींदारी जो सिस्टम थे उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। सबसे बड़ा जो रीज़न था वो डेविड रिचर्ड की थ्योरी थी। थोड़ा सा इसे डिटेल में समझ लेते हैं। डेविड रिचर्ड की जो थ्योरी है वो बेसिकली इस पर डिपेंड है कि जो आप कि जितना भी फसल उगाते हैं और उसमें जो सरप्लस निकलता है, सरप्लस क्या होता है कि आपकी जो इनकम मतलब कि जो फार्मर की जो इनकम है, पीजेंट की जो इनकम है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, जितना उसने उसमें पैसा लगाया है, मतलब कि वो अपनी इनकम भी निकाल ले और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी निकाल ले, उसके बाद जो पता की चीज़ बचती है, जो सरप्लस बचता है, उस पर किसका हक है? उस पर स्टेट का हक है। तो ये थी डेविड रिचर्ड की थ्योरी। उसके लिए उसने क्या कहा कि स्टेट हैज़ अ लीगलाइज्ड राइट ऑन दिस सरप्लस, कि इस पर जो स्टेट का है पूरी तरीके से लीगलाइज्ड राइट है। और फार्मर्स जो है वो इस चीज़ को लेकर जो ज़मींदार हैं वो इस चीज़ को लेकर जा रहे हैं। तो सबसे पहले ज़मींदार को आप यहाँ पे अबॉलिश कीजिए, ज़मींदार को हटाइए और फार्मर्स को इम्पोर्टेंस दीजिए ताकि जो सरप्लस है वो डायरेक्ट स्टेट के पास पहुँच सके। इसके लिए क्या करना है? सरप्लस के लिए क्या क्या आपको चीज़ें करनी चाहिए? एक तो आपको लैंड का सर्वे करना चाहिए, फिर क्वालिटी ऑफ सॉइल देखना चाहिए, मतलब कि आप रिवेन्यू कैसे फिक्स करेंगे। सबसे पहले आप सर्वे करिए लैंड किस तरीके से का है, वहाँ की क्वालिटी ऑफ सॉइल देखिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर ये पूरा पार्ट है और यहाँ पर अलग सॉइल की क्वालिटी है, यहाँ पर अलग की, यहाँ पर अलग की, आप सबके लिए एक जैसा नहीं यहाँ पर फिक्स कर सकते रिवेन्यू। इस वाले पार्ट के लिए अलग आपको रिवेन्यू फिक्स करना पड़ेगा, इस वाले पार्ट के लिए अलग रिवेन्यू फिक्स करना पड़ेगा। फिर एवरेज प्रोडक्शन, जितना भी प्रोडक्शन एवरेज तौर पर हो रहा है उसमें ऐसा नहीं कि आप हाई डिमांड कर मतलब कि हाई प्रोडक्शन सोचकर आप यहाँ पर रिवेन्यू फिक्स करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उसके बाद आप रिवेन्यू फिक्स कर सकते हैं, ये डेविड ने कहा। फिर उसके बाद मुनरो के क्या रीजंस थे? उन्होंने सबसे पहली बात तो वो था कि जो पावरफुल पॉलीगार्स थे, ठीक है, यानी कि जो वहाँ के पावरफुल क्लास थी उसे उन्होंने एलिमिनेट करने की बात करी। फिर डायरेक्ट रिवेन्यू कलेक्शन, उन्होंने कहा कि हम ज़मींदारों को या फिर मिडल मैंस को क्यों अपना पैसा दें, कि हमारे लिए ज़रूरी है कि हम डायरेक्ट रिवेन्यू कलेक्शन लें। इससे क्या होगा कि लंदन के पास क्योंकि ज़्यादा पैसा मिलेगा तो वो भी खुश होंगे। दिस मेथड प्रूव्ड फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री, उन्होंने कहा कि ये वाला जो मेथड है वो एंशियंट इंडिया से, मतलब कि इंडियन हिस्ट्री से ही जुड़ा हुआ है, जहाँ पर जो सरप्लस था उस पर पूरी तरीके से राज्य का ही अधिकार होता था। वहाँ पर जो राजा होता था वही स्वामी होता था ज़मीन का। तो उन्होंने कहा कि हम कोई नई व्यवस्था नहीं लेकर आ रहे, हमारा जो सिस्टम है वो वही सिस्टम है जो कि इंडियन हिस्ट्री में रहा है।
फिर उसके बाद रिड्यूस रिवेन्यू बर्डन फ्रॉम फार्मर्स, कि उन्होंने कहा कि जब हम मिडल मैन्स को हटा देंगे, मध्य वर्ग के लोगों को हटा देंगे, तो उससे क्या होगा, जो फार्मर्स हैं उस फार्मर्स पर जो प्रेशर जो है वो कम पड़ेगा। और फाइनेंशियल क्राइसिस, क्योंकि जो मद्रास है वो बहुत ज़्यादा इन सारी चीज़ों से गुजर रहा था, ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी था अब कि उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, और उसके लिए उन्हें फ़ंड की ज़रूरत थी। तो फ़ंड उन्हें कहाँ से मिलेगा, रेवेन्यू कलेक्शन से मिलेगा। इसी वजह से उन्होंने कहा कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन आना चाहिए, और उसके लिए उन्हें ज़रूरी लगा कि सबसे पहले ज़मींदार, पॉलीगर्स या फिर बाकी जो मिडल मैन से उन्हें हटा दिया जाए। लेकिन इसके भी बहुत सारे डिसएडवांटेजेस निकले, इसकी भी बहुत सारी हानियां देखने को मिली। कौन कौन सी हानियां थी वो देख लेते हैं। कि थ्योरी नॉट फॉलोड इन प्रैक्टिकल, कि जितनी भी डेविड ने प्रैक्टिकली मतलब कि जो थ्योरी बताई थी कि आपको सर्वे कराना चाहिए, क्वालिटी ऑफ सॉइल देखनी चाहिए आपको, फिर उसके बाद आपको पहले ये देखना चाहिए कि जो उसकी मेन उसने प्रोडक्शन किया है उसका फ़ायदा उसे पहुँचाए, किसान को नहीं पहुँचाए, तो ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ थ्योरी में रह गई। प्रैक्टिकल में ऐसा कुछ नहीं करा गया, उल्टा सीधा सर्वे कराया गया। फिर है ना हाई मतलब कि जो रिवेन्यू है वो सेट किया गया। तो ये सारी चीज़ें जब प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल हुई तो इसके बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस देखने को मिले, ठीक है। 1855 मद्रास टॉर्चर कमीशन रिपोर्ट, 1855 में जब मद्रास टॉर्चर रिपोर्ट आई तो उसमें पता चल गया कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पर सर्वे ठीक तरीके से नहीं हुआ, ठीक तरीके से रिवेन्यू सेट नहीं हुआ, फिर उसके बाद किसानों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया, फिर उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिए। तो ये सब रीजंस इस रिपोर्ट में, इस कमीशन में दिखकर सामने आए। फिर वही हाईली रिवेन्यू रेट्स, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर तीसरा जो इम्पोर्टेंट सेटलमेंट था या फिर सिस्टम था वो था महलवाड़ी सिस्टम, जिसे किससे डील करा गया था, महल से, जो कौन थे, जो वहाँ के मुखिया होते थे उनसे। कहाँ कहाँ इसे लेकर आया गया, 30% एरिया में, पंजाब और मध्य भारत में। फिर किसने इंट्रोड्यूस करा, इसे इंट्रोड्यूस करा मैकेंजी ने, और इसे रिन्यू किसने करा, इसे रिन्यू करा मार्टिन बर्ड ने। यहाँ पर क्या किया गया, इन्हें भू राजस्व यानी कि रिवेन्यू निकालने के लिए मैप्स का और रजिस्ट्रेशन का जो है वो यूज़, इस सिस्टम का यूज़ करा गया। और रिवेन्यू कितना सेट करा गया, 66% गवर्नमेंट के लिए रिवेन्यू यहाँ पर फिक्स करा गया। कितने टाइम पीरियड के लिए, 30 ईयर्स के लिए, जेम टॉमसन द्वारा पूरा किया गया। यानी कि जो सिस्टम मैकेंजी ने शुरू करा और बर्ड ने उसे आगे बढ़ाया, तो लास्ट में उसे किसने पूरा करा, जेम्स टॉमसन ने इसे पूरा करा। इसके बाद जो यूनिट शुरू होता है वो होता है शासन तंत्र का। सबसे पहले क्या बात की गई है, शेखर बंदोपाध्याय ने बात करी है कि फर्स्टली शुरू में तो इनिशियल स्टेट पर उन्होंने इंडियन ट्रेडिशन का रिस्पेक्ट करी, और लेकिन बाद में जो है यूरोपियन आइडियाज़ को यहाँ पर थोपना उन्होंने शुरू कर दिया। यूटिलिटेरियनिज्म लेकर आए, ठीक है, उपभोक्तावाद, उसके बिहाफ पर रूल ऑफ लॉ लेकर आए, ठीक है। रूल ऑफ लॉ में यहाँ पर इंडियंस के लिए अलग रूल था, यूरोपियंस के लिए अलग रूल था। टिल 1813 यानी कि 1813 तक उन्होंने अवॉइड करा किसी भी तरीके से इनोवेशन या इंटरवेंशन, कि आप भारतीय परंपराओं में यहाँ पर कुछ किसी भी तरीके से सुधार करें या फिर कोई भी तरीके से यहाँ पर चेंजेस लेकर आए, इस चीज़ के लिए उन्होंने अवॉइड करा। और यहाँ पर कंट्रोल लेकर आना इस वजह से भी ज़रूरत था क्योंकि एक तो इंडियन ट्रेड था ही, इंडियन ट्रेड ब्रिटेन के साथ भी था, बल्कि इंडियन ट्रेड जो पूरा वर्ल्ड के साथ था वहाँ से भी तो फ़ायदा उठाना था, ठीक है। देखिए अगर इंडिया का किसी और कंट्री के साथ भी ट्रेड हो रहा है तो उसका भी तो ब्रिटेन को फ़ायदा पहुँचेगा अगर वो उनके अंडर में होगा, ठीक है। तो इसके लिए उनके लिए ज़रूरी हो गया था इंडिया पर अपना अब शासन तंत्र भी स्थापित करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जुडिशियल सिस्टम की अगर बात करी जाए तो 1772 तक मुगल सिस्टम चलता रहा सिविल्स और क्रिमिनल जस्टिस के रूप में, यानी कि दीवानी और फौजदारी अदालतों में मुगल सिस्टम चलता रहा। और जुडिशियल अथॉरिटी अंडर ज़मींदार, जुडिशरी अथॉरिटी थी वो किसके अंडर में थी, ज़मींदार के अंडर में थी।
और रिवेन्यू और इसी वजह से जो था वो करप्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। और ये रीज़न मिला 1769 में सेंट्रलाइज करने का जुडिशरी सिस्टम को, कि भाई हम तो क्या करना चाहते हैं, हम तो इन ज़मींदारों से जो फार्मर्स हैं उन्हें आज़ाद कराना चाहते हैं, उनसे शोषण को समाप्त करना चाहते हैं। इस वजह से सेंट्रलाइज करना जुडिशियल सिस्टम को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ने इस पर फुल कंट्रोल करा और उन्होंने क्या करा, कोर्ट को डिवाइड करा, सिविल यानी कि दीवानी और क्रिमिनल कोर्ट यानी कि फौजदारी कोर्ट। सिविल कोर्ट में यानी कि वहाँ पर जो लोगों के साथ जिस तरीके से कांटेक्ट करना है, ठीक है, मतलब कि सिविल यानी कि लोगों के लिए जो कोर्ट है वो वहाँ पर किस तरीके से होगा कि यूरोपियन जज बैठा था, यानी कि जो मेन जज था वो यूरोपियन था और उनकी हेल्प के लिए मौलवी और ब्राह्मण्स थे। फिर वो जो क्रिमिनल कोर्ट था उसमें किस तरीके से चला, मुस्लिम लॉ चला और यहाँ पर सुपरवाइज्ड बाय यूरोपियन कलेक्टर। और यहाँ पर भी जो मेन थे वो कौन निगरानी रखे हुए थे, जो यूरोपियन कलेक्टर थे वो ही निगरानी रखे हुए थे। फिर पर्सनल मैटर्स में अभी भी मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम लॉ और हिंदू के लिए हिंदू लॉ काम कर रहा था। अब बात आई कुछ टाइम बाद कि अपील कोर्ट की, कि जहाँ पर जाकर अपील आप कराते हो तो उसे मुर्शिदाबाद से कलकत्ता ट्रांसफ़र कर दिया। और अभी तक जो अपील कोर्ट था जो रज़ा खां के अंडर में था वो अब वहाँ से हटा दिया गया और किसके कंट्रोल में लेकर आया गया, कोर्ट बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो प्रेसिडेंट है और काउंसिल है उसके अंडर में ये कर दिया गया। लेकिन अभी भी जो नवाब की सॉवरेनिटी थी उसे बनाकर रखा गया और उसे अभी तक मेंटेन करा गया और कोई भी ऑर्डर्स होते थे फाइनल डिसीजन के लिए उनके पास पहुंचाए जाते थे, ठीक है। यानी कि अभी तक ये सारी चीज़ें नवाब की सॉवरेनिटी बना के रखी गई थी। अब हेस्टिंग ने क्या करा, हेस्टिंग ने जो क्रिमिनल जस्टिस है उस पर खुद से ही निगरानी रखी थी 1774 तक, लेकिन वो इसे मेंटेन करने में फेल रहा तो उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का डिसीजन। क्या डिसीजन दिया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने, कि एक तो आप रज़ा खां को रीअपॉइंट करेंगे और दूसरा जो आप अपील कोर्ट लेकर गए हैं कलकत्ता उसे फिर से मुर्शिदाबाद आप लेकर आएंगे। तो ये वॉरेन हेस्टिंग को इन सारी चीज़ों को बात को मानना पड़ा। फिर उसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर किया गया। सेपरेशन ऑफ पावर किस थ्योरी के बिहाफ पर किया गया, विंग प्रिंसिपल। इसके बारे में पहले ही बता चुकी हूँ कि ये सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर डिपेंडेड है। तो सेपरेशन ऑफ पावर करा गया कि एग्जीक्यूटिव पावर और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इन दोनों को अलग कर दिया गया। पहले क्या होता था, ज़मींदार के अंडर में ही, ठीक है, ज़मींदार के अंडर में है, एग्जीक्यूटिव पावर भी होती थी और एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस पावर भी होती थी। लेकिन अब इसे क्या किया गया, अब इसे डिवाइड कर दिया गया। अब जस्टिस के लिए, सिविल जस्टिस के लिए कोर्ट्स बना दिए गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और पहले बना दिए गए सिविल कोर्ट के नीचे होते थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, रिप्लेस्ड बाय प्रोविंशियल कोर्ट। प्रांतीय जो कोर्ट थे उनसे रिप्लेस कर दिया गया। 6 प्रांतीय कोर्ट जो थे उन्हें रिप्लेस कर दिया गया 12 मोफिसिल कोर्ट जो थे उनसे। और ये किसके अंडर होते थे, ये भी यूरोपियन जज के अंडर में ही होते थे। फिर उसके बाद अब जिला कलेक्टर को न्यायिक कार्यों से मुक्त कर दिया गया। फिर 1781 में कोड ऑफ 1781 आया, यानी कि 1781 का संहिता, ठीक है। यहाँ पर स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन लेकर आए गए सिविल कोर्ट्स के लिए। कितने भी नीचे का, कितना भी डाउन सिविल कोर्ट क्यों ना हो, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बना दी गई जो कि लिखित रूप में होंगी और जो कोर्ट को इसी के बिहाफ पर डिसीजन देना पड़ेगा। लेकिन यूनिफॉर्मिटी में, यानी कि एक समान लाने में, इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं कि अगर हम कानून बनाएं और धर्म के आधार पर बना रहे हैं, ठीक है, जो उनके फॉलोवर्स हैं, तो वहाँ पर भी अलग अलग व्याख्याएं हैं। जैसे अगर हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म की अलग अलग किताबों में अलग अलग व्याख्या देखने को मिलेंगी। तो किस तरीके से यूनिफॉर्मिटी लेकर आई जाए, यहाँ पर ये समस्या थी।
क्या करा गया, इस समस्या को दूर करने के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स ने 11 पंडितों की समिति बनाई। उस समिति ने जो कानून डिसाइड करे उसके बिहाफ पर बना हिंदू लॉ 1775। कि अगर किसी भी तरीके से इंडियंस के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े, इसके लिए NB हेलहेड ने इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करा। इसी तरीके से कोड ऑफ मुस्लिम बनाया गया 1778 में। अब क्योंकि जो कानून है वो पूरी तरीके से लिख दिया गया था, तो इसलिए ये उम्मीद लगाई गई कि अब जो वकालत करेगा वो जो प्रोफेशनल जो लोग होंगे, जो कानून है उन कानून को अच्छे तरीके से जानते होंगे, उनके बारे में पढ़ा होगा, तो इसलिए लिखित कानून होने की वजह से अब वकीलों की ज़रूरत पड़ी। 1787 में फिर से दीवानी न्याय के अधिकार दे दिए गए। 1787 में जो सेपरेशन ऑफ पावर था वो फिर से एक कर दिया गया, मतलब कि अब सेपरेशन ऑफ पावर फिर से हटा दिया गया और दीवानी न्याय के अधिकार फिर से दे दिए गए। और इसे अलग करने का काम दोबारा से किसने करा, कार्नवालिस ने इसे करा 1793 की कोर्ट के माध्यम से। अब कार्नवालिस ने हायरार्की लेकर आए कोर्ट सिस्टम में। सबसे पहले उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट होगा जो कि कलकत्ता काउंसिल में होगा, उसके बाद हाई कोर्ट होगा जो कि कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका और पटना में होगा। देन होगा डिस्ट्रिक्ट जिला कोर्ट, सेशन कोर्ट जो होगा, उसके बाद होगा कोर्ट ऑफ रजिस्ट्रार या फिर अपील कोर्ट जो कि अपर कोर्ट होगा, और सबसे नीचे होगा मुंसिफ कोर्ट जो कि लोअर कोर्ट होगा। उन्होंने फौजदारी जो कोर्ट सिस्टम था उसे अबॉलिश कर दिया और उसे किससे रिप्लेस कर दिया, उसे सर्किट कोर्ट से रिप्लेस कर दिया। सरदार निजामत अदालत बैक टू कलकत्ता। और जो इनका ऑफिस था, निजामत अदालत थी, वो फिर से कलकत्ता लेकर जो कलकत्ता है वो फिर से शिफ्ट कर दी गई। मतलब कि पहले मुर्शिदाबाद से कलकत्ता गई, कलकत्ता से फिर मुर्शिदाबाद गई, अब मुर्शिदाबाद से दोबारा से वो कलकत्ता शिफ्ट हो रही है। और किसके अंडर में कर दिया गया, डायरेक्ट अंडर गवर्नर जनरल की काउंसिल के अंडर में कर दिया गया जो कि। अब जब बनारस में जुडिशल इन्फॉर्म यानी कि न्यायिक सुधार लाने की बात की गई, तो यहाँ पर बंगाल जैसी सिचुएशन थी नहीं। यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर आप किस तरीके से करते हैं, यहाँ पर पावरफुल ज़मींदार थे नहीं, जिनके पास जो सत्ता है वो थी, तो सेपरेशन ऑफ पावर का भी फिर कोई मतलब नहीं होता। इस वजह से जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके आग्रह पर मुनरो ने क्या करा, एक अलग जो सिस्टम है वो यहाँ पर लेकर आए। उस सिस्टम पर भारतीयकरण किया गया, यानी कि पोस्टिंग्स जो है वो इंडियंस को दी गई। फिर कलेक्टर्स के पद में मजिस्ट्रेट, मालगुजारी, न्यायिक सुधार, न्यायिक शक्तियाँ, ये सारी जो चीज़ें हैं वो मजिस्ट्रेट की जो पोस्ट है उसमें जोड़ी गई, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर यहाँ पर इस तरीके से इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। फिर बाद में यही जो सिस्टम है वो एलिफ फ्रेंसन ने बम्बई में इसे लागू करा 1819 में। इन्हीं जो सुधारों के आगे, मतलब कि इन्हीं न्यायिक सुधारों में या फिर न्यायिक इतिहास में 1859 में कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर लाया गया, 1860 में इंडियन पीनल कोड लेकर आया गया, 1862 में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लेकर आया गया। ठीक है, तो आप ये लर्न कर सकते हैं। अब न्याय में क्या क्या समस्याएं थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स लेकर आई, कि एक तो ब्रिटिशर्स ने कानून बना दिए, लेकिन राजाओं के अभी भी निजी जो आदेश थे वो चल रहे थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें होने लगी कि ब्रिटिश कानून अलग है, राजाओं के जो निजी आदेश अलग है, अब जनता फॉलो किसे करे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आने लगी। फिर अभी तक जो जनता जिस चीज़ों को फॉलो कर रही थी, एकदम से उनमें सब चीज़ों में चेंजेस आने लगे, तो इसकी वजह से जो न्याय है वो बहुत दूर हो गया, मनोवैज्ञानिक तौर पे बहुत दूर हो गया। लोग उसे समझ नहीं पा रहे थे लोग उसे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या क्या सिचुएशंस हैं, किस तरीके से हम अपील कर सकते हैं, किस तरीके से हम न्याय पा सकते हैं। इन सारी चीज़ों की वजह से जो लोग हैं वो न्याय से बहुत ज़्यादा दूर होने शुरू हो गए थे। फिर न्यायिक व्यवस्था में एक नया वर्ग निकल कर आ गया था, वकीलों का। अब न्यायिक व्यवस्था में इनका अधिकार हो गया था और न्याय में इतनी ज़्यादा देरी होने लगी थी, मतलब कि जो मुकदमे थे वो इतने ज़्यादा आने शुरू हो गए थे कि कई बार तो न्याय को मिलने में 50 साल का भी टाइम लग जाता था। वही प्रॉब्लम्स जो आज भी ये प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं कि भाई अगर हमें अपने रूल्स या फिर अपने अधिकार इतने ज़्यादा नहीं पता है
किस तरीके से हम सिस्टम को काम कर मतलब कि किस तरीके से हम सिस्टम में न्याय ले सकते हैं, हमें वो नहीं पता है। हमारा सिस्टम इतना ज़्यादा स्लो है कि कई बार हमें मतलब कि इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है उस चीज़ को पाने में। जो वकील जो जजेस हैं वो जजेस बहुत ज़्यादा कम हैं। इन रिफॉर्म्स की बात चलती रहती है लेकिन अभी तक स्टिल ये चीज़ें बनी हुई हैं। फिर मुकदमे बहुत ज़्यादा आने लगे तो उनकी अधिकता हो गई। हिंदू विधि संहिता, हिंदू कोर्ट की जो है, उन्होंने जो 11 जो समिति बनाई गई थी और उसके बाद हिंदू कोर्ट बना था, तो उन 11 पंडितों ने क्या करा, जो नए कानून बनाए वो रूढ़िवादी और सामंती आधारित थे। यानी कि एक वर्ग को ही जिससे फ़ायदा हो सके उस पर आधारित उन्होंने कानून बनाए। फिर एक तरीके से सिविल जो कानून थे, सिविल जो मतलब कि लॉ था, उसमें तो समानता थी, लेकिन फौजदारी कानूनों में यानी कि क्रिमिनल लॉज में अभी भी समानता हमें देखने को मिल रही थी। क्योंकि यहाँ पर भारतीयों के लिए अलग कानून थे, ब्रिटिशर्स के लिए अलग कानून थे, जो कि जातीय आधारित कानून थे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो थी वो न्याय में देखने को मिल रही थी। अब पुलिस सिस्टम की अगर बात करी जाए तो जो मुगल्स टाइम पीरियड है वहाँ पर पुलिस सिस्टम में फौजदारी सिस्टम चलता था, जो कि 1781 तक चलता रहा, लेकिन उसे रिप्लेस कर दिया गया और उसकी जगह पर क्या लेकर आ गया, मजिस्ट्रेट को बिठा दिया गया। अब 1793 में जब कार्नवालिस आते हैं, ठीक है, तो कार्नवालिस क्या करते हैं कि एक तो ज़मींदार को अबॉलिश कर देते हैं, मतलब कि उनसे जो पुलिस की उनकी ड्यूटीज़ थी वो छीन लेते हैं, और दूसरा जो डिस्ट्रिक्ट है उसे डिवाइड कर देते हैं थाना में। और थाना के जो ऑफिसर हैं उन्हें क्या कहा जाता है, दरोगा कहा जाता है, जो कि मजिस्ट्रेट के अंडर में होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो दरोगा होते हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं होते हैं। इसी वजह से जो वहाँ के जो पावरफुल लैंडलॉर्ड्स होते हैं उनके साथ दरोगा मिलकर गठजोड़ कर लेते हैं। अब दरोगा इतने ज़्यादा वीक होते हैं कि अगर कोई दो ताकतवर पार्टीज लड़ रही होती हैं तो उन्हें भी वो सेटल करने में या फिर उस समस्या को हल करने में भी वो असफल होते हैं। इसी वजह से जब बनारस में इस जो पुलिस सिस्टम को अप्लाई करने की बात आई तो यहाँ पर एक अलग सिस्टम लाने की बात की गई और इन समस्याओं को दूर करने का भी प्रयास किया गया। अब जोथानंद डंकन ने क्या करा गया कि तहसीलदार को जो थे उन्हें पुलिस प्रभावी बनाया और उन्हें किसके, मजिस्ट्रेट के अंडर में लेकर आया गया, और ज़मींदार को अपराध रोकने के लिए जिम्मेदारी दी गई कि आप अपने एरिया में जितने भी क्राइम्स होंगे उन्हें क्राइम्स को रोक, मतलब कि कार्नवालिस ने क्या करा, ज़मींदार से पुलिस की जो ड्यूटी है वो ले ली। और बनारस में यहाँ पर क्या हुआ कि ज़मींदारों को बोला गया कि आप अपराध रोकेंगे, लेकिन इसके बावजूद ये सिस्टम जो है वो असफल रहे। किस वजह से कि जब भी प्रॉब्लम होती थी वो एक तो जो भारतीय अधिकारी होते थे उन्हें जिम्मेदार ठहरा देते थे और अपना पल्ला झाड़ लेते थे। इन्हीं वजह से, इन्हीं असफलताओं के कारण 1807 में तहसीलदारों से भी ताकत ली गई और 1812 में दरोगा सिस्टम भी ख़त्म कर दिया गया। अब सारी जो ताकत थी, सभी जो पावर थी वो कलेक्टर के अंडर में कर दी गई। अब क्योंकि रेवेन्यू कलेक्शन भी, पुलिस सिस्टम भी, न्याय भी, सब कुछ कलेक्टर के अंडर में कर दिया गया, तो इससे क्या हुआ, इससे जो करप्शन है और प्रॉब्लम्स हैं वो खड़ी होना शुरू हो गई। और यही 1854 में मद्रास यातना रिपोर्ट में सामने आया। अब क्या हुआ कि ये मॉडल जब फेल हो गए तो न्यू मॉडल अप्लाई करे गए सिंध में। सिंध को जब जीत लिया सर चार्ल्स ने 1843 में, तो यहाँ पर भी पुलिस सिस्टम लेकर आना ज़रूरी था, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन लेकर आना ज़रूरी था। तो यहाँ पर क्रिएट कराया गया, पुलिस डिपार्टमेंट क्रिएट करे गए जिसके अपने ऑफिसर्स होते थे। और ऑफिसर्स में फिर उसके बाद पूरी की पूरी जो टेरिटरी है वो किसके अंडर में करी गई, आईजी के अंडर में करी गई। और जो डिस्ट्रिक्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट डिवाइड कर कर एसपी के अंडर में करे गए। ये एसपी आंसरेबल होते थे किसके, आईजी के और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के। फिर वो यही जो सिस्टम है उसे पंजाब, बॉम्बई और मद्रास में भी लागू करा गया। 1860 में पुलिस कमीशन बनाई गई जो कि बेसिक स्ट्रक्चर था पुलिस का, और इनमें इसे जो था एक्ट मतलब कि इस जो स्ट्रक्चर है उसे लागू करा गया 1861 के एक्ट के माध्यम से।
जिसमें कि मिलिट्री पुलिस जो है वो उसे एलिमिनेट कर दिया गया और सिविलियन पुलिस ऑर्गेनाइज प्रोविंशियल बेसिस, मतलब कि प्रांतों के बिहार पर सिविलियन पुलिस बनाई गई। जैसे कि आज के टाइम पर होता है, मिलिट्री अलग होती है और जो पुलिस होती है वो अलग होती है। तो इस तरीके से ये चीज़ की गई। फिर जो आईजी है यानी कि इंस्पेक्टर जनरल जो है, इस जो न्यू सिस्टम आया था 1861 में जो एक्ट आया था, उसके बाद आईजी जो है वो आंसरेबल होगा किसके लिए, प्रोविजनल जो गवर्नमेंट है उसके लिए, और डिस्ट्रिक्ट जो कि इंचार्ज होता था रूरल पुलिस का। ठीक है, दरोगा को क्या बना दिया गया, सब इंस्पेक्टर दरोगा को बना दिया गया। फिर पुलिस कमीशन 1902 में क्या करा गया, अब यहाँ पर ये सिस्टम लेकर आया गया जो मतलब कि एजुकेटेड इंडियंस हैं उन्हें भी पुलिस फोर्स में लेकर आया गया जाए। लेकिन ये बात याद रखिएगा गया कि जो बड़ी बड़ी पोस्टिंग्स हैं उन पर इंडियंस हैं उन्हें नहीं बिठाया जाता था, वहाँ पर जो है ब्रिटिशर्स ही रहते थे। तो ये सिस्टम है। आगे की वीडियो में हम अगली बार मिलेंगे। प्लीज़ वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ना करना भूलें, और आप प्लीज़ बताइएगा कि ये सीरीज़ मुझे कंटिन्यू करनी चाहिए या फिर यहीं पर रोक देनी चाहिए। थैंक यू सो मच।